स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आ जाएं फटाफट स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल राहुल जी, चलिए स्टार्ट करें। लेट होते हैं हमेशा, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे सभी लोग जुड़ते रहेंगे। यह आ गया पहला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं आपको आंसर इसका, इफ़ यू नो द आंसर। एक्चुअली टुडे आज मैंने नया टॉपिक लिया है, भारत का प्राचीन काल का इतिहास। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, भारत के प्राचीन काल के इतिहास के ऊपर अब मैं ये एमसीक्यू सीरीज को चालू करूंगा और इसके 100 क्वेश्चंस के आसपास और उसके सभी फैक्ट्स को अपन रखेंगे। तो बताएं, ये पहला क्वेश्चन, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? बताएं। डेमेटेरियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर या मिनांडार? इसका आंसर दें। इफ यू नो द आंसर, एक्चुअली इट्स based on ancient history. क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दीजिएगा और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि मैं जितनी भी लाइव क्लास लूंगा या फिर वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप लगातार सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी मैं कवर करूंगा उनको देख पाएंगे। और मेरे वीडियो को, लाइव क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, जितनी भी विद्यार्थी देख रहे हैं। चलिए आंसर आना चालू हुआ। राहुल जी ने 3rd नंबर चुना है, सेल्यूकस निकेटर, और नो आइडिया भी आ रहा है थोड़ा सा आंसर। चलिए ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है एक्चुअली इज द बेस्ड ऑन एशियन हिस्ट्री। इफ यू नो द एशियन हिस्ट्री देन यू कैन गिव द आंसर, अदरवाइज इट्स वेरी डेप्थ हिस्ट्री। आप पढ़ेंगे तो तभी आपको उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। डेमेटेरियस, डेमेटेरियस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये 190 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। और इस समय यवन के राजा ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के समय में, ठीक है ना, बैक्टीरिया का राजा था ये डेमेटेरियस, और उसने भारत पर आक्रमण किया था जब मौर्य साम्राज्य के भारत पर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द फैक्ट। Here the another question for you. Please read it. पढ़ें इसको आप और पढ़ के बताएं मेरे को इसका जो आंसर है। ये है क्वेश्चन आपके लिए। कोरोमंडल शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया था? कौन सा वो राज्य था उससे ये लिया गया था? चेर, चोल, पांड्यन या पल्लव? इसका आंसर दें। कोरोमंडल, कोरोमंडल किससे लिया गया था?
चलिए इसका जो आंसर है मैं बताता हूं। इसका आंसर है चोल। चोल राज्य से लिया गया था। चोल इज द करेक्ट आंसर। चोल राज्य जो था वो दक्षिण का राज्य था, ठीक है ना। दक्षिण में जो अरब सागर है, अरब सागर में ये चोल राज्य बिल्कुल दक्षिण केरल के आसपास में फैला हुआ था। तो वहां के जो प्रायद्वीपीय वो थे, प्रायद्वीपीय तटीय राज्य थे, वहां से इसको लिया गया था, ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी, इसको कह सकते हैं भारत का जो दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण और पूर्वी जो क्षेत्र था, ठीक है ना, वहां पर था चोल राज्य। तो वहां से इसको लिया गया था, इस शब्द को, कोरोमंडल को, ठीक है। कोरोमंडल भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है ना, उस क्षेत्र को नाम दिया गया था कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप, जो कि दक्षिण पूर्वी तट की रेखा का नाम था, ठीक है ना। उसको ये नाम दिया गया था। आपने अभी भी सुना होगा कोरोमंडल, कोरमंडल बोलते हैं उसको, कई बार न्यूज चैनल में भी इसको बोलते हैं। जब न्यूज आती है तो उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। थोड़ा सा जूम और कर लें इसको, आपको और क्लियर विजन हो जाएगा। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन, किस सतवाहन राजन ने शक राजाओं से मालवा वापस जीता था? शक राजाओं से मालवा को वापस जीत लिया था। कौन सा वो सतवाहन का राजा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी या सतकर्णी प्रथम, हाल या सिमुख? इसमें से कौन सा आंसर सही है, बताएं। इसका आंसर दें। दिया आपने किसी ने आंसर? चलो थर्ड का डी बता रहे हैं। चलिए और कोई बताएगा आंसर इसका? चलिए इसका जो आंसर है, एक्चुअली इसका आंसर है पहला, गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पहला नंबर इसका आंसर है, ठीक है ना। इन्होंने ही शक राजाओं को, जो कि सतवाहन वंश का ये राजा था, शक राजाओं को मालवा को हराकर वापस जीता था। यानी कि ये पहले से ही सतवाहन वंश के का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये शकों ने इस पे कब्जा कर लिया था। फिर वापस सतवाहन राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसको वापस ले लिया था। सतवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, आपको मालूम है? थोड़ा सा अगर आपको जानकारी है, सातवाहन वंश जो है, ठीक है ना, इसके संस्थापक कौन थे, बताएं। अगर आपको मालूम है, इसके संस्थापक थे सिमुख। इसी में ऑप्शन में भी दिया हुआ है इनका नाम, सिमुख बोलते थे, ठीक है ना। और इनका अन्य नाम भी था सिमुख, सिंधुक, सिंधुक या फिर सिप्तक, इन नाम से इनको पुकारते थे, सिमुख, सिंधुक या सिप्तक के नाम से, ठीक है ना। इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना, संस्थापक रहे, ठीक है। ये क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सातवाहन वंश के लगातार जो राजा आए सातवाहन के, सिमुख के बाद में आए थे कृष्ण, ठीक है ना। कृष्ण के बाद में फिर आए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना। ये तीसरी पीढ़ी थी ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना। पहले संस्थापक ये थे, दूसरे कृष्ण थे और तीसरे थे गौतमी पुत्र सतकर्णी।
ठीक है ना। उसके बाद में आए थे वरिष्ठ पुत्र या श्री पुलमावी, ठीक है, वरिष्ठ पुत्र, वरिष्ठ पुत्र ये चौथे नंबर पे थे। फिर उसके बाद में यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है ना, 5वें पे आए थे यज्ञश्री सतकर्णी। तो इस तरीके से सातवाहन वंश के ये 5 प्रतापी राजा रहे। इन 5 प्रतापी राजाओं ने सातवाहन वंश पर राज किया था, ठीक है। और ये था सातवाहन वंश, ब्राह्मण वंश थे। ब्राह्मण वंशों में इनकी गिनती होती है, ठीक है ना। ब्राह्मण वंशों ने इस पर राज किया था, ठीक है। सातवाहन वंश हुए, शुंग हुए, कांडव वंश हुए, ये सब ब्राह्मण वंश थे, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बताएं इसका आंसर। कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? किस धातु के सिक्के कुषाण वंश ने चलवाए थे? सोने, चांदी, तांबे या उपयुक्त सभी? इसका आंसर दें। जो कुषाण वंश था उसने किसके सिक्के चलवाए थे, बताएं। इसका आंसर आप रुमिल जी ने आंसर दिया है। प्लीज पुट क्वेश्चन नंबर आल्सो। ओके, रुमिल जी 4th का 1 आ रहे हैं, यशवंत जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, बी पर आ रहे हैं। ओके, इसका जो आंसर है वो है 4th नंबर, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। कुषाण वंश ने ये सारे के सारे सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के भी थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है उपयुक्त सभी, यानी कि सारे सिक्के इन्होंने चलवाए थे, ठीक है ना। कुषाण ने सोने के भी चलवाए थे, चांदी के भी और तांबे के भी, ठीक है ना। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था बताऊं मैं? आप में से किसी को मालूम है? इसका नाम था कुजूल, कुजूल कदफिसिस। कुषाण वंश का संस्थापक था ये, ठीक है। और ये कुषाण जो आए थे ये उत्तरी क्षेत्र से आए थे, ऊपर से, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर का जो हिमालयन क्षेत्र से ऊपर से आए थे, चाइनीज थे ये, ठीक है ना। और वहां से अंदर की तरफ में भारत में प्रवेश किया था इन्होंने, कुषाणों ने। कुषाण हुए, ठीक है ना, शक हुए, ये सब ऊपर से आए थे, ठीक है ना। यवन, पल्लव और शक जाति, ठीक है ना, और कुषाण, ये सभी विदेशी जाति थी, विदेश से आई थी, दूसरे क्षेत्रों से आई थी ये जातियां, ठीक है ना। और ये चीन के पश्चिम उत्तर प्रदेश से पर निवास करती थी। जो चीन है ना, चीन के पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है ना, वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ एरिया में ये निवास करती थी। और वहां से इन्होंने मूव किया था भारत की तरफ में। कौन कौन सी? यवन, पहलव और शक जाति, और साथ में कुषाण भी, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट मैं साथ में बताते हुए चलूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हियर द अनदर वन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे? कुजूल, रुमिल जी, कुजूल किदफिसिस, ठीक है ना। ये कुषाण वंश का प्रथम राजा था, ठीक है ना, प्रथम शासक रहा। उसके बाद में
उसके बाद में भीम, किदीफिसिस, कनिष्क, ठीक है ना, वासिक, हुविस्क और वासुदेव आदि इनके प्रमुख शासक रहे, ठीक है ना। ये जो भीम है ये बाद में सेकंड नंबर पे आया, सबसे पहले कुजूल ही आया था, कुजूल ने ही सबसे पहले चालू किया था, कुजूल, किदफिसिस, उसके बाद में फिर भीम, किदफिसिस जो आपने बताया, ठीक है ना, ये बाद में आए, ठीक है। चलिए इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्य नियुक्त किए थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका आंसर दें। चलिए इसका भी आंसर आना चालू हो गया है। फर्स्ट का ए बोल रहे हैं रुमिल जी, फिफ्थ का, चलो बाकी भी सब ए पर आ रहे हैं। अशोक द ग्रेट, ओके बिल्कुल सही, सम्राट अशोक ने ही, सम्राट अशोक इज द करेक्ट आंसर। सम्राट अशोक ने ही धर्म महामात्य नियुक्त किए थे, ठीक है ना, जिससे कि ये धर्म का प्रचार कर सकें, ठीक है ना। धर्म के प्रचार के लिए ये महामात्य नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। और इसकी जानकारी जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं उससे मिलती है, ठीक है। और अशोक ने, सम्राट अशोक ने ही ये महामात्य, इनको धम्म बोलते हैं, धम्म या धर्म के प्रचार के लिए ये महामात्य नियुक्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बृहत कथा की रचना किसने की थी? गुणाच्य, सर्ववर्मन, पाणिनि या राधागुप्त? बताएं। गुणच्य कथा की रचना किसने की थी? बताएं। आंसर आ रहा है इसका, किसी ने दिया? नो आइडिया, ओके। इसकी जो रचना की थी वो की थी, बृहत कथा की वो की थी गुणच्य ने। गुणच्य, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये हाल राजा था, एक हाल राजा हाल था, उनके ये राज कवि थे, उनके दरबार में ये राज कवि थे, उन्होंने बृहत कथा की रचना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? अश्वघोष, महाकश्यप, मौगली पुत्र तिस्थ या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? Anyone have the idea? Which one is the correct answer? मौगलीपुत्र तिस्थ ने लिखा था, महाकश्यप ने लिखा था, अश्वघोष ने, या इनमें से किसी ने नहीं? चलिए इसका आंसर भी आ रहा है, रोमिल जी पहले पर जा रहे हैं, रामकिशोर पंडित जी बी पर जा रहे हैं, ओके। दैट मीन्स यू आर गिविंग ओनली द आइडियाज, नॉट द करेक्ट आंसर, एम आई राइट? ओके, नो इशू। मोगली पित्त, ठीक है ना, अलग कलर से हाईलाइट करना पड़ेगा। मोगली पित्त तिस्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इन्होंने अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में लिखा था, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म के भिक्षु थे,
बौद्ध धर्म के ये भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के भिक्षु थे और बहुत बड़े विद्वान थे। और सम्राट अशोक के ये आध्यात्मिक गुरु रहे, इनकी ये आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे ये, ठीक है। और साथ ही साथ अशोक का पुत्र कौन था? महेंद्र था, उसके भी ये आध्यात्मिक गुरु रहे, ठीक है ना। दोनों के ये आध्यात्मिक गुरु थे और बौद्ध धर्म के ये भिक्षु और बहुत ही बड़े विद्वान रहे थे। उन्होंने इसके बारे में लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? नासिक शिलालेख, जूनागढ़, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दें, कौन सा शिलालेख है? Anyone have the idea about that question? Give me the correct answer if you know. चलिए रूमिल जी 8वीं का तीसरा बोल रहे हैं ये। चलिए ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नासिक शिलालेख। नासिक शिलालेख इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नासिक के शिलालेख सातवाहन काल के वंश के संबंधित थे और इसमें सातवाहन वंश के जो राजा रहे गौतमी पुत्र, ठीक है ना, सतकर्णी रहे, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। सातवाहन वंश का ये राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, और उनकी माँ ने, ठीक है ना, उनकी माँ ने ये शिलालेख बनवाया था अपने पुत्र के लिए। उनकी माँ कौन थी? देखिए सतकर्णी नाम था उनका और गौतमी पुत्र बोलते थे, यानी कि गौतमी उनकी माँ का नाम था, गौतमी उनकी माँ थी, ठीक है ना। इन्होंने ये शिलालेख बनवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे, और इसमें सतकर्णी के बारे में बताया गया था, ठीक है ना, कि ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान करने वाला, ठीक है ना, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला व्यक्ति बताया गया। मतलब ये ब्राह्मणों का, क्योंकि सतवाहन वंश जो था वो ब्राह्मण वंश था और ये ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का बहुत ज्यादा मान करता था, उसके बारे में ये शिलालेख में उसकी मां ने लिखवाया था, ठीक है ना। और ये नासिक शिलालेख से मिले थे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, हियर द अनदर क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? तृतीय बौद्ध संगति, अशोक, ठीक है ना, काल अशोक, कनिष्क, या आजाद शत्रु? तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बताएं, किसके काल में हुई थी? अच्छा ये 10वां आ गया है, चलिए 9वां बाद में लेंगे। चलिए बताएं इसका आंसर। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, एक क्वेश्चन अब वो पीछे बाद में ले लेंगे। बताएं इसका आंसर दें। रेखा रजक जी पहले नंबर पर आ रही हैं। चलिए और कोई बताएगा? चलिए बिल्कुल सही है, अशोक इज द करेक्ट आंसर,
अशोक के काल में हुई थी ये तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, और ये तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसको कि अभी वर्तमान में जिसको पटना बोलते हैं, बिहार की राजधानी, ठीक है ना, वहां हुई थी ये तृतीय बौद्ध संगति, है ना। और इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष रहे, इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस्त। कौन थे इसके अध्यक्ष? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। मोगली पुत्र तिस्त, सॉरी, ये इस तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और ये अशोक ने करवाई थी और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में पटना है, और इसको तृतीय बौद्ध संगति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर कुछ भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन अपन ने मिस कर दिया था, 9th क्वेश्चन। ये है 9th क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के निवारण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा या बोधि वृक्ष? क्वेश्चन को समझिएगा देन उसका आंसर दीजिएगा। गौतम बुद्ध को जो निवारण मिला था, ठीक है, वो कौन सा चिन्ह उसको बताता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें। बताएं। चलिए आंसर आ रहा है, तरुण जी सी पर जा रहे हैं, रोमिल जी 2 पर जा रहे हैं। चलिए, और कोई बताएगा? एनीवन हैव द क्लू, आइडिया? देखिए, गौतम बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ था। निवारण मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी इनको ये प्राप्ति, ठीक है। और ये कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर में ये गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष में। और ये चिन्ह निर्वाण को अंकित करता है, शो करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, कुशीनगर में। कुशीनगर इस समय वर्तमान में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है या बिहार में? कुछ क्लियर नहीं है। कुशीनगर कहां पर है? शायद बिहार में ही है। चलिए देख लीजिएगा कहां पर है, मानचित्र में देख लीजिएगा, मेरे को क्लियर नहीं है। चलिए 10वां तो हो गया था, 10वां, अब 11th देख लेते हैं। ये आ गया 11वां क्वेश्चन। किस राज्य के राजा ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? सीरिया, वो कौन सा राजा था? मौर्य, गुप्त, पल्लव या चोल? इसका आंसर दें। जी रेखा रजक जी, इसका आंसर दें। अच्छा, यूपी में है कुशीनगर। चलिए ठीक है रोमिल जी, थैंक यू। इसका आंसर दें, किस राज्य के राजा ने सीरिया के साथ में राजनीतिक संबंध बनाए थे?
चलिए इसका भी आंसर दे रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड। नाउ वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मौर्य। मौर्य इज द करेक्ट। सभी लोगों ने मौर्य पर ही लगाया है, बिल्कुल सही है। मौर्य राजा था जिसने सीरिया के साथ में अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे। और वो मौर्य राजा कौन सा था, उसका नाम मालूम है आपको? वो मौर्य राजा था बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार राजा था जिसने कि सर्वप्रथम सीरिया का जो राजा था, ठीक है ना, उसके साथ में अपना संबंध बनाए थे, राजनीतिक संबंध। और उसका नाम था सीरिया का राजा का एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम। ये सीरिया का राजा था जिसके साथ में राजनीतिक संबंध बनाए थे। और बिंदुसार की दरबार में, बिंदुसार के राज्य में, ठीक है ना, जो इसका राजा था सीरिया का, ठीक है ना, इसने अपना राजदूत भेजा था, ठीक है ना, जिसका नाम था डायमोकस। ठीक है ना, इसके राज्य में राजदूत भेजा था और उसका नाम था डायमोकस। डायमोकस था, जो कि बिंदुसार के राज्य में एक राजदूत की तरह आया था, ठीक है ना। और इस सब की जानकारी, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था सम्राट अशोक के पिता थे ये, ठीक है ना। सम्राट अशोक उसी के बाद में मौर्य साम्राज्य के शासक बने, बिंदुसार के बाद में। और बिंदुसार के बारे में सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख जो मिला है, ठीक है ना, उसमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना, कि सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। 5 राजा थे सीरिया के, ठीक है ना। उसका उल्लेख 13वां शिलालेख है जो कि अशोक का है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा। चलिए, नाउ आई थिंक विजिबल। अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के, उन्होंने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? लुम्बिनी, कुशीनगर, जूनागढ़ या भाबरू? बताएं। इसका आंसर दें। 13 नंबर आ गया, शायद एक क्वेश्चन मिस हुआ है, आगे पीछे हो पा रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद में वो बोल ले लेंगे। इसका आंसर दें, इफ यू नो द आंसर। फर्स्ट, रुमिल जी फर्स्ट पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं बिल्कुल रुमिल जी आप, यू आर करेक्ट। लुम्बिनी, ठीक है ना, लुम्बिनी को, ठीक है ना, अपने शिलालेख में जानकारी है, उसमें करमुक्त बनाने और 1/8 कर के लिए घोषित किया गया था। और ये अपने अशोक जब उसके सिंहासन पर बैठने की, करेक्ट लिख दूं मैं इसको, वो उसके अपने सिंहासन पर बैठने की ये 20वीं वर्षगांठ थी। 20वीं वर्षगांठ पर उसने ये ऐलान किया था कि लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया जाए और वहां पर सिर्फ 1/8 ही हिस्सा कर के रूप में लिया जाए, ठीक है। और ये सब की जानकारी रुमदई के जो शिलालेख हैं, ठीक है ना, उसमें जानकारी मिलती है इस सब चीजों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया 12वां, आगे पीछे हुआ था क्वेश्चन, पहले मैंने 13वां ले लिया था। कंथक का गौतम बुद्ध की जीवन से क्या संबंध था? सारथी था वो, घोड़ा था, नौकर था या फिर
पत्नी। इसका आंसर दें। गौतम बुद्ध के जीवन से उसका क्या संबंध था? इसका आंसर देंगे। रोमिल जी फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं। एनीबडी एल्स? और कोई बताएगा? चलिए, इसका जो आंसर है वो है घोड़ा। गौतम बुद्ध का ये कंथक नाम का एक घोड़ा हुआ करता था, ठीक है ना। घोड़े से संबंध था कंथक गौतम बुद्ध का, ठीक है ना। ये शाही घोड़ा था, शाही घोड़ा था। गौतम बुद्ध क्षत्रिय परिवार के थे, क्षत्रिय परिवार से संबंध था इनका, और इनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था, ठीक है ना। एक भिक्षु बनने से पहले, गौतम बुद्ध बनने के पहले ये राज क्षत्रिय परिवार का हिस्सा थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, 14th क्वेश्चन। 13 ऑलरेडी I have already taken, तो here is the another question 14। सभी विद्यार्थी जो मेरी क्लास के साथ जुड़े हैं वो लाइक करते हुए जाएं, लाइक करते हुए और साथ में नए विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। 14th क्वेश्चन, योद्धाओं का प्रथम स्थान कहाँ था? रोहतक, मगध, राजस्थान या उज्जैन? इसका आंसर दें। इसका आंसर दें। योद्धाओं का स्थान कहाँ पे था? 14th का बी। चलिए आंसर आ रहा है इसका, 14th का बी दे रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है ए, रोहतक। रोहतक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये कहां पर है रोहतक? अभी वर्तमान में हरियाणा में है, ठीक है ना। और ये योद्धाओं का ठीक है ना प्रमुख स्थान रहा। और योद्धाओं के जो देवता थे, प्रमुख देवता, योद्धाओं के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? वो थे कार्तिकेय। कार्तिकेय, कार्तिकेय भगवान जो थे वो इनके प्रमुख देवता थे, ठीक है ना। इनको की एक सेनापति की तरह भी अपन समझते हैं, कार्तिकेय भगवान जिसे बोलते हैं, वो इनके प्रमुख देवता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सतवाहन वंश के किस राजा की गाथा सप्तशती की रचना की है? सतवाहन वंश के किस राजा की गाथा में सप्तशती की रचना की है? राजा हाल, सिमुख, यज्ञ श्री सतकर्णी या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी? बताएं इसका आंसर। ये सारे राजा सातवाहन वंश के ही राजा हैं। इसमें से कौन सा राजा है जिसमें सप्तशती की रचना की है? बताएं।
चलिए इसका आंसर जो है वो है राजा हाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये एक विद्वान राजा था सातवाहन वंश का, बहुत ही ज्यादा विद्वान था ये, ठीक है ना। और इसी ने गाथा सप्तशती की रचना की है, और ये कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई है। और ये प्रेम कविता, ठीक है ना, प्रेम की जो कविता है, ठीक है ना, उसकी उसका पूरा का पूरा एक संग्रह है ये, ठीक है। गाथा सप्तशती, राजा हाल जो कि सातवंश का एक विद्वान राजा था, और प्राकृत भाषा में सप्तशती की रचना की, और इसमें प्रेम की कविताओं का संग्रह है, ठीक है। और सातवाहन वंश के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण वंश था ये। सातवाहन वंश हुआ, शुंग वंश हुआ और कंडव वंश हुआ, ये तीनों वंश। देखो तीनों वंश के बारे में बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले शुंग वंश आया था, शुंग के बाद में फिर कंडव आया, ठीक है ना, कांडव वंश, और उसके बाद में फिर आया सातवाहन, ठीक है। और शुंग से पहले जो था वो था मौर्य वंश, ये तो आपको जानकारी है। मौर्य के बाद में ही शुंग आया था। मौर्य वंश की जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, शुंग वंश की। और शुंग के बाद में फिर कंडव वंश आया, है ना। और कंडव वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव, वासुदेव थे ये, ठीक है ना। और ये हुआ था 73 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कांडव वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश की तो मैंने आपको बता ही दिया, सिमुक, सिमुक इसके संस्थापक रहे, ठीक है। तो सबके बारे में आपको बता रहा हूं, कांडव वंश, ठीक है। और ये इन्होंने शुंग वंश की, शुंग वंश को खत्म करके कांडव वंश आया, और कांडव वंश को खत्म करके सातवाहन वंश आया। तो ये सब एक दूसरे के फॉलोअर रहे। मौर्य के बाद में शुंग, मौर्य की हत्या की थी मौर्य के आखिरी राजा की शुंग ने, और शुंग के आखिरी राजा की कांडव वंश ने हत्या की थी। और शुंग वंश का जो आखिरी राजा था वो कौन था? वो था देवभूति, देवभूति, ये आखिरी राजा था जिसकी हत्या, ठीक है ना, कांडव वंश के वासुदेव ने की थी, और उसके बाद में कांडव वंश की स्थापना की थी, ठीक है। यू गॉट माई ऑल पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। किस काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति की, बौद्ध संगति के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बताना है कि किस काल में हुई। अशोक, अशोका काल, अजातशत्रु या कनिष्क, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। जो संगति है लगातार हुई। साउथ इंडिया पर राज किया था सातवाहन ने, बिल्कुल साउथ इंडिया का ही ये पूरा सातवाहन हुआ, ठीक है ना, वहीं से आए थे ये। और मौर्य वंश, ये सब पूरे के पूरे, मौर्य और शुंग था, इन्होंने पूरे के पूरे भारतवर्ष में राज किया था, लेकिन आखिरी राजाओं को खत्म करने के बाद में ये आगे बढ़े थे। इसका आंसर दें, चतुर्थ बौद्ध संगति किसने की थी? चलिए इसका भी आंसर आ रहा है। देवेंद्र प्रजापति, रोमिल जी कनिष्क पर जा रहे हैं। और कोई बताएगा? चलिए बिल्कुल सही है, कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क के काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, और कनिष्क का जो काल था वो था 72 ईसा पूर्व, 72 ईस्वी,
ठीक है ना, 72 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का काल। और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र। वासुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहां हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति? ये हुई थी कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष थे वासुमित्र, ठीक है, और उपाध्यक्ष, ठीक है ना, उपाध्यक्ष कौन थे इसके? इसके उपाध्यक्ष मैंने अभी बताया आपको, वो थे अश्वघोष। अश्वघोष ये इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। Here is the another question for you. स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की थी? यवन ने, शक ने, कुषाण ने या हूण ने? बताएं। इसका आंसर दें। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की थी? रुमिल जी ने आंसर देना चालू किया। एनीबडी एल्स? बिल्कुल सही है, यवन राजाओं ने स्ट्रेट गोज की नियुक्ति की थी। ठीक है ना, और एक प्रकार का ये पद हुआ करता था स्ट्रेट गोज, ठीक है ना, जिसको कि सेनाओं का अध्यक्ष बोला जाता था। सेना अध्यक्ष। ठीक है, जो सेना अध्यक्ष हुआ करता था उसको स्ट्रेट गोज कहा करते थे, और इसकी नियुक्ति यवन राजाओं ने की थी। ठीक है, यवन राजा कौन थे? जो कि पश्चिमी क्षेत्र से यवन से आए थे, जिसको कि अभी ईरान और इराक कहते हैं। वहां के राजाओं को यवन राजा कहते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी बौद्ध संगति के बारे में ये क्वेश्चन है। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप शप, वसुमित्र, मोगली पित्त तिस या फिर सबकर्मी? बताएं इसका आंसर। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें आंसर देते समय। 18वां क्वेश्चन है ये, 18th का फर्स्ट बता रहे हैं रुमिल जी। एनीबडी एल्स? रुमिल जी ने हटा दिया। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सबकर्मी। सबकर्मी इज द करेक्ट आंसर। सबकर्मी थे इसके अध्यक्ष, ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगति के, और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व हुई थी, और ये हुई थी वैशाली में। वैशाली जो राज था, ठीक है ना, वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
ये आ गया अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप? बताएं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? चलिए, रोमिल जी ने इसका भी आंसर दिया फर्स्ट। और कोई बताएगा? रोमिल जी हॉर्स बता रहे हैं, फर्स्ट भी लिख रहे हैं, एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, घोड़ा। घोड़ा इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को घोड़ा ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। और क्योंकि वो क्षत्रिय थे और हमेशा रथ से सवार होते थे, और जब भी वो बाहर निकलते थे रथ से निकलते थे, और आखिरी समय में वो रथ से ही निकले थे, उसके बाद में फिर पैदल अपने गृह को त्यागा था। इसलिए गृह त्याग को घोड़ा ही अंकित करता है, ठीक है ना। तो घोड़ा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। भारत में रुई व अन्य रुइयों के अधिक सफेद हैं। भारत की रुई अन्य रुई से अधिक सफेद है। यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह है इसका मतलब। थोड़ा सा चिपका हुआ है, कंफ्यूज हो गया था। यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर का, मेगास्थनीज का, या हीरोडोटस का, या इनमें से कोई नहीं? भारत की रुई अन्य रुई से अधिक सफेद है, ये विचार किसका था? चलिए, इसका भी आंसर रोमिल जी ने दे दिया है। आप कोई देगा? और कोई? चलिए, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज ने ये विचार रखा था। और जो था वो एक राजदूत था। किसके दरबार में था ये राजदूत? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत था। किसका था ये? सेल्यूकस का। जो सेल्यूकस राजा था, ठीक है, उसका ये राजदूत था मेगास्थनीज। और उसने अपनी एक किताब में, इसकी एक किताब थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका नाम की एक किताब थी, पुस्तक लिखी थी उसने। उसमें लिखा था भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ठीक है। क्लियर है? चलिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए विद द फैक्ट्स ऑफ ऑल रिलेटेड क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चंस फॉर दिस क्लास, 20 क्वेश्चन। कल भी हम भारत के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी क्लास से जुड़ने के लिए। सारे विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जाएं, और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। 12 बजे आज हम क्लास रखेंगे, जो कि कल नहीं हो पाई थी। कल पावर कट था यहाँ पर, निसर्ग जो साइक्लोन आया था उससे यहाँ पर पावर कट रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे अलर्ट दिया था। इस कारण से हम क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर पावर कट की, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और दमोह जिला आज हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस लाइव क्लास। कल फिर रखेंगे, बार बार बता रहा हूँ। और 12 बजे से मध्य प्रदेश का जो जीके है, एमपी जीके में जो जिले ले रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें दमोह जिला हम आगे बढ़ाएंगे। तो सारे विद्यार्थी
लगातार जुड़े रहें, क्योंकि अभी अभी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हमने चर्चा की है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन दिए होंगे उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोपहर 12 बजे मिलते हैं, फिर कल सुबह फिर आपके साथ में आगे बढ़ाएंगे क्लास को। थैंक यू।